अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट सैफ अली मुगल लाड़काना से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से। पाकिस्तान पीनल कोड के तमाम वो सेक्शंस जो लॉ गेट के सिलेबस में दिए गए हैं वो हम कवर करेंगे ताकि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो उनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें कोई भी ऐसी तकलीफ ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैं अपने आज के लेक्चर में कवर करूंगा वो है चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें एक्चुअली एक्सटेंट और ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से बातें बताई गई हैं कि एक्सटेंट जो पीपीसी की एक्सटेंट है वो कहाँ तक है, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसको दायरा अख्तियार जो है वो कहाँ तक है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, जो सज़ा होगी लोगों को, जितनी भी पनिशमेंट्स दी जाएंगी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, वो जो है वो कौन सा दायरा होगा, यानी वो कौन से लोग होंगे जिनको सज़ा मिल सकती है। तो इनके इस सेक्शन में, इस चैप्टर में जो है मुख्तलिफ सेक्शंस दिए गए हैं और वो सेक्शंस जो है एक्चुअली विल टेल यू अबाउट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कि यानी कैसे हालात पैदा हो जाएंगे, कौन सी सिचुएशंस होंगी जिनमें जो है वो पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं पाकिस्तानी को भी और फॉरेनर को भी, पाकिस्तानी सब्जेक्ट और फॉरेन सब्जेक्ट को भी कैसे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजा दी जा सकती है। तो टोटल जो तादाद है जो सेक्शंस की पाकिस्तान पीनल कोड में वो है 511 और जो लॉ गेट का सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको जब काउंट करेंगे तो अराउंड 298 सेक्शंस दिए गए हैं। तो उन सेक्शंस में से चैप्टर 1 नहीं इंक्लूड, उन जो सिलेबस है उनके अंदर चैप्टर 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक्सटेंट का पता लगाया जा सके कि पीपीसी कहां तक एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 1 ऑफ चैप्टर 1 सेक्शन 1 एक्चुअली वो टाइटल के बारे में बात करता है। वो पीपीसी का नाम, पीपीसी को एक्चुअली आइडेंटिटी दे रहा है, पीपीसी को एक्चुअली नाम दे रहा है कि पाकिस्तान पीनल कोड का वो एक्चुअली एक टाइटल दे रहा है कि जो ऑफेंस बुक ऑफ पाकिस्तान है जिसके तहत मुख्तलिफ लोगों को सजाएं मिलती हैं, वो उसका नाम पाकिस्तान पीनल कोड। अब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है एक्चुअली वो बता रहा है कि पीपीसी कहाँ तक, उसका दायरा अख्तियार कहाँ तक है, उसका जो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ तक है, उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, उसकी ज्यूरिसडिक्शंस कहाँ तक है, पीपीसी कहाँ एप्लीकेबल होगा। अभी हम एक्चुअली इस लेक्चर में अपने एक पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो चीज़ें हैं, ताकि ज्यूरिसडिक्शंस जितनी भी है जो एप्लीकेबल पीपीसी होगा वो इजीली समझ में आ जाए कि कहाँ तक और कैसे जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा प्यारा पाकिस्तान और ये हो गया यूएसए। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, विद इन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जितने भी जराइम होंगे, जितने भी कोई भी ऑफेंस होगा, उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी पीपीसी के तहत। यहाँ के अंदर जो भी सजा बंदा कोई भी ऐसा जुर्म करेगा, कोई भी ऐसा ऑफेंस करेगा, उसको सजा पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मिलेगी। यहाँ का पाकिस्तानी सब्जेक्ट अगर कोई भी जुर्म करता है तो सजा पीपीसी के तहत होगी। और सेकेंडली अगर फॉरेन सब्जेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर जुर्म करता है, विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर जुर्म करता है, तो उसको भी सजा पीपीसी के तहत मिलेगी। उसको पाकिस्तान पीनल कोड के जो है तहत सजा मिलेगी। उसको बाहर के यूएस के लॉ के तहत नहीं, उसको ट्राई किया जाएगा, उसका ट्रायल चला जाएगा और उस ट्रायल के बाद उसको जो सजा मिलेगी, जो सजा पीपीसी के अंदर डिफाइन की गई है, वो ही उसको सजा मिलेगी। अभी एक मैं आपको किस्सा बता रहा हूं 2011 का। 2011 में यहां से एक बंदा आया, फॉरेन सब्जेक्ट, ये आया पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पे इसने लाहौर के अंदर इसने 2 बंदे मार दिए। अभी लाहौर के अंदर इसने जो 2 बंदे मारे, इसने कहा कि मुझे वो रॉब करने वाले थे, दे वर अबाउट टू रॉब मी।
वो मुझसे स्नैचिंग करने वाले थे, तभी उसने उनको मारा। तो जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं तो यूएस काउंसलेट का हिस्सा हूं, तो मुझे तो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। पर उस भाई साहब को ये नहीं पता था कि डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको यूएस काउंसलेट जनरल की बाउंड्रीज के अंदर एप्लीकेबल है। यूएस काउंसलेट का जो भी बाउंड्री के अंदर जितने भी जराइम होते हैं, उनके अंदर वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उनको सजा नहीं मिलती। उनको लोकल कोर्ट्स के अंदर सजा नहीं दी जा सकती, उनको ट्राई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत वो प्रोटेक्टेड होते हैं। उनको कभी भी सजा नहीं मिलती पीपीसी के तहत या पाकिस्तानी कानून के तहत। तो उसको जब पकड़ा गया, उसने कहा तो मैं तो भाई वो जो है मुझे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। पर उस भाई साहब को जब बताया गया कि आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो आप एंजॉय कर सकते हैं वो यूएस काउंसलेट जनरल की ऑफिस के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, या यूएस एम्बेसी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, या डिप्लोमेटिक जो भी ऑफिस है उसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। अब बाहर सड़कों पे लोगों को मार नहीं सकते। अगर मारेंगे तो आपके ऊपर जो सजा होगी वो पीपीसी के तहत होगी। तो फिर वो बंदा परेशान हो गया। तो उस बंदे को वहां से दियत देने के बाद विक्टिम्स की फैमिली को वहां से उसको रवाना वापस किया गया। उसके बाद जो है उस बंदे ने उसके बाद उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर। वो अगर आपको टाइम मिले तो वो जरूर पढ़िएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसके अंदर उसको पता चल गया कि जो है पाकिस्तानी रोडों के अंदर, पाकिस्तानी सड़कों के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो जराइम होते हैं वहाँ पे उसको यानी कैसे एक सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन वहाँ पे आपको बताएगा कैसे क्या होता है, वो सारी आपको उस बुक के अंदर एक डिटेल दी गई है। तो उस बंदे का नाम था रेमंड डेविस। रेमंड डेविस 2011 में आया। उसने 2 मोटरसाइकिल सवार जो बंदे थे उनको वहां पे उसने शूट किया लाहौर के अंदर, और उसके बाद उसको जब पकड़ा गया उसने कहा कि मुझे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। फिर उस भाई साहब को पता चला कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है वो तो सिर्फ और सिर्फ यूएस काउंसलेट के अंदर एप्लीकेबल है। वो बाहर सड़कों पे तो पीपीसी लगा हुआ है। आप अगर जुर्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सड़कों के अंदर, तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो यूएस जो आपको नहीं बचा सकता। आपके ऊपर जो भी लगेगी वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आपको सजा लगेगी। तो रेमंड डेविस 2011 में उसने 2 बंदे मारे और उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं हुई। उसके ऊपर जो सजा हो रही थी उसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हो रही थी। बाद में जो भी चीज़ें हुई वो बच गया, वो अलग बहस है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये था सेक्शन 2। सेक्शन 2 एक्चुअली कहता है कि विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी सरहद के अंदर जितने भी कोई भी जुर्म की, कोई भी अगर कोई ऑफेंस करेगा उसको सजा पीपीसी के तहत होगी, भले वो पाकिस्तानी सब्जेक्ट हो या फिर फॉरेन सब्जेक्ट हो। उसको सजा अगर कोई भी ऐसा जुर्म करता है तो उसको सजा पीपीसी के तहत होगी। अच्छा, अभी है सेक्शन 3। अच्छा, तो सेक्शन 3 कहता है कि अगर पाकिस्तानी सब्जेक्ट है कोई भी, पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये वाला बंदा पाकिस्तानी सब्जेक्ट अगर बाहर जाके कोई भी ऑफेंस करता है तो इसका जो ट्रायल चला जाएगा, उसकी जो सजा होगी वो पीपीसी के तहत होगी। चाहे उसने जुर्म बाहर किया हो, विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी नहीं किया हो, उसने जुर्म किया है पाकिस्तान की सरहद के बाहर, बयान पाकिस्तान, फिर भी उसकी जो सजा होगी ना वो होगी पीपीसी के तहत। ये हमें सेक्शन 3 एक्चुअली कहता है कि पाकिस्तानी जो भी होगा वो बाहर कत्ल करे या बाहर चोरी करे या बाहर डकैती करे, उसको जो सजा होगी वो पीपीसी के तहत होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसको जो सजा होगी वो पीपीसी के तहत होगी। उसका जो ट्रायल चला जाएगा वो आम लोकल कोर्ट्स में चलाया जाएगा, और उसके बाद उसको सजा जो भी होगी वो पीपीसी के तहत होगी। तो सेक्शन 3 एक्चुअली टेल्स अस दैट अ पाकिस्तानी सब्जेक्ट, if he is committing offense, if he is committing any crime out of the Pakistani territory, then the punishment will be given to him according to the Pakistan Penal Code. अच्छा, जो इसके अलावा सेक्शन 4 है,
सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी सर्विस के अंदर, अगर कोई भी पाकिस्तानी सर्विस का हिस्सा है, अगर कोई भी बंदा पाकिस्तानी सर्विस का हिस्सा है, वो चाहे पाकिस्तानी हो या फिर फॉरेनर हो, या पाकिस्तानी सब्जेक्ट हो या फॉरेन सब्जेक्ट हो, अगर वो पाकिस्तान की सर्विस का हिस्सा है तो उसका भी, अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसका भी ट्रायल जो चलाया जाएगा वो पीपीसी के तहत चलाया जाएगा। उसको जो सजा दी जाएगी, सॉरी, वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसको सजा दी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यूके का बंदा ये पाकिस्तान की सर्विस में यहाँ पे आ गया है, यूके का बंदा पाकिस्तान की सर्विस में आ गया और बाद में वो जा रहा है यूएस, और यूएस में कोई ऑफेंस कर रहा है यूके का बंदा, यूके नेशनल है, पाकिस्तान की सर्विस का हिस्सा है और जुर्म कर रहा है यूएस के अंदर। इसको सजा यूएस की नहीं, इसको सजा जो मिलेगी वो पीपीसी के तहत मिलेगी। सेक्शन 4 एक्चुअली कह रहा है कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का जो भी हिस्सा है, चाहे वो पाकिस्तानी सब्जेक्ट है या फॉरेन सब्जेक्ट है। अक्सर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोग हमारे पास एक पॉलिसी एडवाइस देने के लिए पाकिस्तान की सर्विस का हिस्सा बन जाते हैं। अगर वो जुर्म पाकिस्तान के अंदर कर रहा है या पाकिस्तान के बाहर कर रहा है या किसी और मुल्क के, किसी भी मुल्क में कोई जुर्म कर रहा है तो उसको सजा पीपीसी के तहत मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो पाकिस्तानी सर्विसेज का जो टैग है वो उसके ऊपर लगा हुआ है। तो वो कभी भी ये ना कहे कि मैंने जो जुर्म पाकिस्तान में थोड़ी किया है, मैंने तो जुर्म यूएस में किया है, मैं हूं वैसे यूएस नेशनल और यूके नेशनल, तो मुझे सजा क्यों पीपीसी के तहत दी जा रही है। तो पीपीसी के तहत जो इसको सजा होगी वो इसीलिए होगी क्योंकि उसको सेक्शन 4 बाउंड करता है कि सेक्शन 4 ये कहता है कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का अगर कोई हिस्सा है, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का अगर कोई पाकिस्तानी सब्जेक्ट या फॉरेन सब्जेक्ट अगर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और किसी भी दूसरे मुल्क में जुर्म कर रहा है तो उसको सजा सेक्शन 4 कहता है कि वो पीपीसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। और जो आखिरी सेक्शन है, सेक्शन 5, चैप्टर 1 का आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5, सेक्शन 5 एक्चुअली कहता है कि जो भी जनरल लॉज हैं दे आर सुपरसीडेड बाय द स्पेशल लॉ। अभी स्पेशल लॉ कौन से होते हैं? स्पेशल लॉ ये होते हैं कि अगर कोई ऐसी स्पेशल जो है स्पेशल कानून आ गया जिसमें एक अलग सी सजाएं बयान की गई हों, जैसे पीपीसी में नहीं, एक अलग सी सजाएं बयान की गई हों, तो वो जो है पीपीसी का जो स्कोप है, जो एक्सटेंट है, जो अप्रोच है, वो पीछे चली जाएगी और वो स्पेशल लॉ ऊपर आ जाएगा। जैसे कि एफआईए के या फिर एंटी टेररिज्म कोड के या फिर जो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट की जितनी भी जो सजाएं हैं, जितनी भी पनिशमेंट दी जाती हैं, वो पीपीसी के तहत नहीं दी जाती, उनकी अलग सा स्पेशल लॉ है, वो अलग सा उनका एक्ट है, उसके तहत उनको सजाएं दी जाती हैं। सो जनरल लॉज आर ऑलवेज सुपरसीडेड बाय द स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ एक्चुअली जो पीपीसी का जो स्कोप है, जो पीपीसी की जो अप्रोच है, जो एक्सटेंट है, जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो भी उसकी यानी रीच है, उसको कम कर देता है। स्पेशल लॉ उसको रोक देता है, उसको पीछे धकेल देता है और फिर स्पेशल लॉ आगे आ जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1 और इसके बाद अभी चैप्टर 2 की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर 2 की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल कोड। ये एक्चुअली सारे कोड की इंटरप्रिटेशन करता है। इसके अंदर जो टर्म्स दी गई हैं, जो जेंडर का जो नंबर, मेल, वुमेन, पर्सन, पब्लिक, 13 ओमिटेड है, 14 जो है सर्वेंट ऑफ स्टेट, और जो 15, 16, 17 जो है गवर्नमेंट और जज और कोर्ट ऑफ जस्टिस।
ابھی ایکچولی ساری یہ ٹرمز جو ہیں یہ انٹرپریٹیشن کرتی ہیں جو سارے کوڈ کے اندر، یہ جو ٹرمز ہیں یہ یوز ہوں گی سارے کوڈ کے اندر، سارے بک کے اندر، اور پھر یہ ایکچولی یہ ایک جو جملہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی اس چیپٹر میں، اور یہی جملے ہمارے فردر جو بھی چیپٹرز ہیں ان میں یہ ٹرمز استعمال ہوں گی، اور پھر یہ انٹرپریٹیشن کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو ایکچولی سیکشن 6 کہتا ہے ڈیفینیشنز ان دا کوڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ سبجیکٹ ٹو دا ایپلیکیشن، سبجیکٹ ٹو دا ایکسیپشنز۔ ابھی چیپٹر جو سیکنڈ ہے اور چیپٹر 4 جو ہے، چیپٹر 2 ہے جرنل ایکسیپشنز کا اور جرنل ایکسپلینیشنز کا، اور جو چیپٹر 4 ہے وہ ہے جرنل ایکسیپشنز کا۔ چیپٹر سیکنڈ اور 4 کا یہ ایکچولی سیکشن 6 ایکچولی لنک بتا رہا ہے کہ اس کی جو بھی ٹرمینالوجیز ہوں گی، جو بھی ٹرمز ہوں گے، جو بھی جرنل ایکسپلینیشن ہوگی وہ ایکسیپشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوگی۔ تو سیکشن 6 ایکچولی کہہ رہا ہے کہ جو جرنل ایکسپلینیشن ہے وہ جرنل ایکسیپشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے ایکچولی شارٹ سی ایکسپلینیشنز ہیں، شارٹ سی ان کے اندر جو بھی ڈیفینیشن دی گئی ہے، جو بھی ان کی ٹرمینالوجی ڈیفائن کی گئے وہ 1 لائنر ہیں یا 1.5 لائنر ہیں، ان کے اوپر کوئی زیادہ کوئی بھی ایسی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ جس کو میں ڈسکرائب کروں۔ تو سیکشن 7 کہتا ہے کہ سینس آف ایکسپریشن ونس ایکسپلینڈ، اس سیکشن میں جو کوڈ ورڈ دیا گیا ہے اس میں جہاں پہ ایک بار کوڈ جو بتایا گیا ہے اس کوڈ کا مطلب سارے جو بک ہے پی پی سی کے اس کا سارے کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ یہ پی پی سی کو ڈینوٹ کر رہا ہے۔ سی آر پی سی کے اندر جو کوڈ ورڈ دیا گیا ہے وہ ایک بار ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں سی آر پی سی کے اندر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڈ صرف اور صرف اس کا مطلب ہے کہ سی آر پی سی، پی پی سی کے اندر کوڈ مینس پی پی سی کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ سول پروسیجر کوڈ کے اندر کوڈ جو ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ سیکشن 7 کے ساتھ اور سیکشن 8 کہہ رہا ہے جینڈر۔ ابھی جینڈر ایکچولی کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پہ ہی کا جو ٹرم ہے وہ میل اور فیمیل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہی جو ہے ہی استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی خاتون نہیں آ رہی، اس میں کوئی بھی لیڈیز نہیں انکلوڈ ہو رہی، اس میں کوئی ایسی فیمیل نہیں آ رہی۔ ہی کا مطلب ہے میل اینڈ فیمیل دونوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس کوڈ کے اندر۔ ہی از ڈینوٹنگ میل اینڈ آلسو فیمیل، سو ان دونوں کی ڈیفینیشن ہی کے انڈر وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اور سیکشن 9 نمبر ایکچولی سنگولر یا پلورل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیکشن 10 مین اور وومن۔ مین اور وومن میں یہ ہے کہ میل جینڈر، میل ہیومن بینگ اینڈ فیمیل ہیومن بینگ، اس میں اس کی ایج کا کوئی بھی یہاں پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا، وہ جس بھی ایج کے ہوں گے، میل ہے میل ہیومن بینگ، فیمیل ہیومن بینگ۔ تو میل جو ہے ایک مرد کے لیے استعمال کیا گیا اور وومن کسی بھی ایج کی عورت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ابھی پرسن ایکچولی کمپنی، ایسوسیشن یا باڈی آف پرسنز کو ڈینوٹ کرنے کے لیے پرسنز کی ڈیفینیشن یہاں پہ ایک جرنل ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ اس کے بعد پبلک کسی بھی کلاس کی پبلک جو ہے کسی بھی کمیونٹی سے بلانگ کر رہی ہو تو اس میں یہ پبلک کہلائے گی۔ میں اس کے لیے ٹیکسٹ ریڈ کرتا ہوں تاکہ مزید چیزیں کلیئر ہوتی جائیں۔ اچھا، یہ پبلک کہہ رہا ہے دی ورڈ پبلک انکلوڈس اینی کلاس آف پبلک اور کمیونٹی، کوئی بھی کلاس، شیعہ، سنی، بریلوی یا کوئی بھی ایسے فرقے سے سیکٹ سے تعلق کرنا، وہ کمیونٹی ہو کوئی بھی، وہ ساری پبلک کے نیچے انڈرلائے کرتی ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے سیکشن 13 اومیٹڈ۔ ایکچولی یہ بتا رہا ہے ڈیفینیشن آف اے کوئن، یہ کیونکہ کسی گورے نے لکھا ہے، یہ کسی پاکستانی کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انگریز کے دور کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے جو بھی پی پی سی 1860 کا جو ہے یہ جو ورژن ہے، اس میں 1860 جو سال ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا، تو اسی لیے اس میں
डेफिनेशन ऑफ क्वीन भी लिखी गई है, जो अभी इसको ओमिट किया गया है, वहाँ से निकाला गया है, क्योंकि क्वीन का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। वी आर नॉट, हमारे पास मोनार्की नहीं है, हमारे पास वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ द स्टेट, द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल द ऑफिसर्स और सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटमेंट, जिनकी अपॉइंटमेंट हो पाकिस्तान की सर्विस में, प्रोवेंशनल या फेडरल, प्रोवेंशनल और फेडरल गवर्नमेंट का वो हिस्सा हो, तो उसको कहते हैं सर्वेंट ऑफ द स्टेट। उसके बाद 15 भी ओमिटेड है, 16 भी ओमिटेड है, और 17 कहता है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन अथॉराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूट गवर्नमेंट इन द पाकिस्तान और इन एनी पार्ट देयर ऑफ। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट कह रहा है कि जो भी है गवर्नमेंट जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करे, और जो जितने भी मामलात हैं गवर्नमेंट के, वो सारे रन करे। उसके अलावा जज, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज जज। जो वर्ड जज है जो इस कोड के अंदर है, जो वर्ड जज है जो इस कोड के अंदर है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जज वो रियल वाला जज जो कोर्ट में बैठा है, पर वो दूसरे लोग भी, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, a definite judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। तो एक्चुअली ये कह रहा है कि जज का मतलब ये नहीं कि जज जो बंदा रियल जो जज हम देखते हैं कोर्ट के अंदर वो ही जज हो सकता है। इसके लिए ये कह रहा है कि दूसरा बंदा भी जज हो सकता है, और हर वो शख्स भी जज होगा जो एम्पावर्ड है लॉ के तहत, जो प्रोसीडिंग चला सके, जो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग चला सके और बाद में जजमेंट दे सके। तो हर वो शख्स जो है वो उसको हम जज कहेंगे। और जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशली अपॉइंटेड जज है, जो जुडिशली अपॉइंटेड जज है। इसके लिए मैं सेक्शन 20 में रीड करता हूं ताकि मजीद आपको क्लियरिटी आए। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, ठीक है, और अ बॉडी ऑफ जजेस व्हिच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी इज एक्टिंग जुडिशली। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। इसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जज होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो जुडिशली एक्ट करते हैं। सिर्फ एक जज नहीं, इसमें कह रहे हैं बॉडी ऑफ जजेस की बात हो रही है कि बॉडी ऑफ जजेस जो जुडिशली एक्ट करती है उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन 6 to 20। 6 to 20 एक्चुअली जर्नल एक्सप्लेनेशन देता है, जर्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। ये टर्म्स को एक्चुअली ये कोड को इंटरप्रिटेशन कर, ये जर्नल एक्सप्लेनेशन जो होती है एक्चुअली इंटरप्रिटेशन के काम आती है। इंटरप्रिटेशन जो सारे टर्मिनोलॉजीज, जो सारी भी वर्डिंग्स होती हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट कोड्स के अंदर हैं, वो सारे कोड डिकोड होंगे। वो सारे जो भी टर्म्स होंगी वो डिकोड होंगी जर्नल चैप्टर 2 के तहत, जो जर्नल एक्सप्लेनेशन देता है। जर्नल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हर एक चीज को डिफाइन करता है कि जहां पे फॉर एग्जांपल जेंडर का आता है, ही आता है, तो ही मेल के लिए भी इस्तेमाल होगा, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा। जहां पे ही जो है, ही को हम ये नहीं कहेंगे कोई खातून आती वो कहती तो मैं तो ही में आती नहीं, मैं क्यों सजा भुगतूं, ऐसा नहीं होगा। ही जो है ये जर्नल एक्सप्लेनेशन देता है कि ही एक्चुअली उसको भी डिफाइन करता है, लेडीज को भी डिफाइन करता है और जेंट्स को भी डिफाइन। तो ये था हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।